नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करूँगा, जो कि मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सकों में तो बहुत कॉमन टॉपिक है, पर आम तौर पर ये पेशेंट्स या उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस नहीं किया जाता। साइकोलॉजी में और साइकाइट्री में ये बहुत पुराना आइडिया है, पर होता ये है कि जैसे-जैसे वक्त के साथ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ बदलती गईं, नई-नई थेरेपीज़ आती गईं, इस आइडिया पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जो आदत है साइकोलॉजिस्ट की वो कम हो गई। और आम तौर पर प्रैक्टिस में हम इस चीज़ को अब कम ऑब्जर्व करते हैं या इस पर कई लोग कम वर्क करते हैं। मैं आज बात करूँगा प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स के बारे में। प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स के बारे में बताने से पहले यह थोड़ा समझना ज़रूरी होगा कि कुछ गेन्स होते हैं जो लोग अपनी फिजिकल या मेंटल इलनेस से लेने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जब कोई फिजिकली इल है या जब कोई मेंटली इल है या किसी तरह की कोई बीमारी है या कोई किसी तरह की स्ट्रगल से जूझ रहा है, तो मन में ऐसी इच्छा होती है कि कोई गेन्स मिले। तो ले भाषा में कहा जा सकता है कि बीमारी के अलावा जो भी हम फायदे उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो इन गेन्स में आते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के गेन्स होते हैं। सुनने में ये आइडिया काफी खराब लग सकता है, सुनने में आइडिया बहुत बुरा लग सकता है। हम में से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि ये तो बहुत ही गलत तरह का आइडिया है, इस हिसाब से तो हम जो है पेशेंट्स को बहुत ही डी वैल्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी के लिटरेचर में ये देखा जाता है कि बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं मेंटल इलनेस के, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमारी कुछ ऐसी खराब आदतों की वजह से या तो बन जाते हैं या बढ़ जाते हैं, पनपते रहते हैं, बने रह जाते हैं, दूर नहीं होते हैं, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं प्राइमरी या सेकेंडरी गेन छुपे हैं। मतलब किसी ना किसी तरह का गेन, फायदा पेशेंट को मिल रहा है या पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स को भी मिल रहा है, जिस वजह से साइकोलॉजिकली, अनकॉन्शियसली वो जो बीमारी है उसके जो लक्षण है वो बने हुए हैं। तो अनकॉन्शियस मोटिवेशंस जो होती हैं मेंटल इलनेस के आने में और उसके बने रहने में, उसके संबंध में प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स के कॉन्सेप्ट को समझा जाना जरूरी है। जब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा तो आप देखेंगे कि कितना रेलेवेंट है ये आपकी लाइफ में। या आपके फैमिली में अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो आप देखेंगे कि पूरी फैमिली में, पूरे उस फैमिली एनवायरनमेंट में अलग अलग लोगों के बिहेवियर में कितना कॉमन और कितना रिलेवेंट इशू है ये प्राइमरी और सेकेंडरी गेन वाला। तो आइए अब इस टॉपिक पर थोड़ा बात करते हैं। प्राइमरी गेन्स वो होते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि पेशेंट जो है या जो भी पर्सन है जिसने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप किया है, उसकी कोई एक ऐसी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जिसकी वजह से उसमें बहुत गिल्ट आया, बहुत एंजाइटी आई, कॉन्फ्लिक्ट आया जिसको वो रिजॉल्व नहीं कर पाया या जिसका वो सॉल्यूशन नहीं ले पाया, जहां उसे अपनी मिस्टेक्स, अपनी कमियां, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी और अंदर ही अंदर एक बड़ा डिस्कम्फर्ट आ रहा था। तो उस गिल्ट को, उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए वो कुछ ऐसा अपनी लाइफ में करने लगते हैं जिसकी वजह से वो एक बीमारी के लक्षण डेवलप कर लेते हैं। तो एक अनकॉन्शियसली ये पूरा प्रोसेस चलता है जिसमें वो अपनी उस डिफिकल्ट फीलिंग ऑफ गिल्ट जो उनके अंदर रहती है उसको टॉलरेट ना कर पाने के कारण वो कुछ ऐसी आदतें और बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कहें कि धीरे 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 वो एक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। तो ये होते हैं प्राइमरी गेन्स। मतलब कि बीमारी डेवलप ही इसलिए हुई है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, वो जो लक्षण है स्ट्रेस के या जो भी लक्षण है वो डेवलप ही इसलिए हुए हैं क्योंकि कोई गेन मिल रहा है अपनी रियल लाइफ की किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग को अवॉइड करने की वजह से। अनकॉन्शियसली पेशेंट क्या करता है, एक ऐसे बिहेवियर या लक्षण दिखाने लगता है जो कि बीमारी के लक्षण होते हैं, सिम्टम होते हैं। इसको ऐसे समझे, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसमें प्राइमरी गेन्स देखे जाते हैं वो होते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स या जिसे हम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर कहते हैं, हेल्थ एंजाइटी डिसऑर्डर या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसे हम पुराने टर्म से जानते हैं, साथ ही साथ एडिक्शन, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ओसीडी, कई सारी बीमारियों में ये जो प्राइमरी गेन्स हैं ये दिखाई देते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तो कह सकते हैं कि करीब करीब काफी सारे या करीब करीब सारे जो एडल्ट साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें प्राइमरी गेन वाली जो एक टेंडेंसी है पेशेंट की वो दिखाई देती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अपने रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस ना कर पाने के कारण जो गिल्ट था, जो गलतियां की थी, जो अफसोस का भाव था,
उसकी वजह से पेशेंट कुछ ऐसे अनकॉन्शियसली, बिना अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस के, पेशेंट को पता नहीं होता वो ये कर रहा है ऐसा। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को नहीं पता कि वो ऐसा कर रहा है, पर वो अपने सिम्टम्स डेवलप कर रहा है। तो एडिक्शन जैसे डेवलप हो जाती है क्योंकि अपनी रियल लाइफ के कुछ गिल्ट को ओवरकम करना चाह रहा है व्यक्ति। सोमैटिक सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि वो पेशेंट अपनी रियल लाइफ में कुछ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, या उसको किसी तरह का गिल्ट है, या उसको किसी तरह की नीड है जो उसको डिस्कंफर्ट देती है। ओसीडी और कई सारे ऐसे पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें पेशेंट अपने अंदर ऑब्सेसिवनेस डेवलप कर लेता है, या जैसे हम हाइपोकॉन्ड्राइसिस कहें, जिसमें कि व्यक्ति अपने फिजिकल सिम्टम्स पर बहुत ज्यादा ध्यान इसीलिए देता है क्योंकि वो अपनी किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग को फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता। अब ये कॉन्सेप्ट या तो आपको बड़ा नया लग सकता है, या आपको लग सकता है ये तो स्वाभाविक सी बात है। हालांकि जब हम इसको पेशेंट बाय पेशेंट, जब हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम रेगुलर प्रैक्टिस में देखते हैं कि एक पेशेंट को ये सिम्टम्स डेवलप क्यों हुए। कुछ थ्योरीज तो कहती हैं कि भाई ये ब्रेन केमिकल्स की वजह से है, तो ठीक है दवा दे रहे हैं, पर दवा तो पूरी असर करती नहीं। और जिन डिसऑर्डर्स की मैंने बात की उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर मामलों में दवाइयां असर करती नहीं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स और हेल्थ एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स में दवाएं कभी काम नहीं करती, ना के बराबर काम करती हैं। कोई फायदा नहीं होता, कोई खासा इनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है ही नहीं। दूसरी थ्योरी है जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी है, मतलब कि व्यक्ति के विचार नेगेटिव हो गए, उसका अपने शरीर के लक्षणों को लेकर या अपनी जो समस्या है, एडिक्शन या जो भी है उसको लेकर उसका जो रवैया है, बिलीफ है, देखने का ढंग है, वो बड़ा मैल एडेप्टिव नेगेटिव है। बिहेवियरल मतलब कि वो अपने माहौल से कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीख लिया है, उसने चिंता करना सीख लिया है, उसने अपने हेल्थ को बहुत ही नेगेटिवली देखना सीख लिया है। और तीसरा आता है साइको एनालिटिक कंसेप्शन, मतलब फॉर्मुलेशन, मतलब जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति के अनकॉन्शियस मोटिव्स जब पूरे नहीं हो पाते तो वो अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप कर लेता है जो कि एक बीमारी का रूप ले लेते हैं, और फिर वो अपने को उस डिफिकल्ट रियलिटी से बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए हमेशा इस तरीके की बीमारी का शिकार हुआ रहता है, उसका विक्टिम बना रहता है। और यहां तक कि यह भी देखा जाता है कि पेशेंट को अगर एक हेल्दी, अच्छे, बेटर ऑल्टरनेटिव्स भी दे दिए जाएं लाइफ में, तो वो उनको अडॉप्ट नहीं करता, उनको नहीं पकड़ता, उनको अपनाता नहीं है। वो बीमारी में रहना ही कहीं ना कहीं बेहतर समझता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में भी ये बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स, स्पेशली प्राइमरी गेन्स। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें हस्बैंड जो है उन्होंने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया। अब किसी तरह से वाइफ को पता चल गया। अब वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो आदमी अब डरता है अपनी वाइफ के सामने ये एडमिट करने से कि उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसने क्या क्या किया उस अफेयर में। वाइफ के दिमाग में 100 तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले तो क्यों किया, कब से चल रहा है, क्या क्या किया, किस हद तक इन्वॉल्व हो, इमोशनली इन्वॉल्व है वो व्यक्ति हस्बैंड, या फिजिकली भी इन्वॉल्व है। वाइफ के दिमाग में कई सारे सवाल हैं जिसका उसे जवाब चाहिए। अब ये आदमी जो है ये पकड़ा गया, अब इसके अंदर गिल्ट है, अब इसको एडमिट करना पड़ेगा, अब इसको स्वीकारना पड़ेगा और सारा सच बताना पड़ेगा। ये सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, या तो हिम्मत है नहीं या कर नहीं पा रहा फिलहाल। अब ये गिल्ट से भर गया है, अब इसके अंदर अफसोस का अपराध बोध भर चुका है। उसको पता है कि उसका रिश्ता टूट सकता है, उसको बहुत वर्स कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, और ये बात फैल सकती है, बदनामी हो सकती है, बड़ी सारी बातें हैं इसके अंदर, बड़े सारे इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, तो बच्चों तक बात चली जाएगी तो भी वो व्यक्ति अपने को कैसे मुंह दिखाएगा, लोगों को कैसे मुंह दिखाएगा। तो बदनामी का डर, गिल्ट, बड़ी सारी चीजें उसको पकड़ लेती हैं। तो वो क्या करता है कि एडमिट ना कर पाने के कारण, गिल्ट एक्सेप्ट ना कर पाने के कारण, अपने को कन्फेस ना कर पाने के कारण, मतलब सीधे शब्दों में कहे तो सच का सामना नहीं करने के कारण, वो व्यक्ति अल्कोहल लेना शुरू करता है। अब अल्कोहल क्या करता है, उसको थोड़ी देर के लिए अपने इस गिल्ट को भुला देता है। उसके अंदर से ये जो भी अनकॉन्शियस फीलिंग्स हैं, अपने अंदर जो गिल्ट है, अंदर से जो एक गुस्सा आ रहा है अपने को लेकर, दूसरों को लेकर, या अपनी गलती के सामने क्योंकि वो मुंह नहीं छुपा पा रहा, तो वो अल्कोहल से उसको भूलने की कोशिश करता है, अल्कोहल में उसको निकालने की कोशिश करता है। डे बाय डे उसका अल्कोहल बढ़ता जाता है, उसका कंजम्पशन बढ़ता जाता है। वाइफ के साथ जितना टाइम वो रहेगा, वो वाइफ को फेस नहीं कर सकता। वाइफ अलग रूम में सो रही है तो वो अपने कमरे में बैठ के शराब पीना शुरू कर देता है, दोस्तों के साथ, अकेले में, कहीं ना कहीं शराब पी रहा है, ड्रग ले रहा है, सिगरेट पी रहा है, कुछ ना कुछ करता रहता है वो व्यक्ति।
वो इस हद तक करने लगता है कि अब वो पूरी तरह से एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता। रात को घर आया, घर आके उसने अल्कोहल ली, अगले दिन भूल भाल के अपनी दुनियादारी में उलझ गए, फिर रात को आए, फिर यही किया, प्रोसेस चलता रहता है और वो व्यक्ति एडिक्ट बन जाता है। तो ये जो एडिक्शन है, ये अपने गिल्ट से भागने का तरीका है। इस तरह से अल्कोहल एडिक्शन डेवलप हो जाती है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी गेन्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर इसी एग्जांपल में देखेंगे कि सेकेंडरी गेन्स कैसे काम करते हैं। सेकेंडरी गेन्स होते हैं जहां पर हम किसी की सिंपैथी या अटेंशन या कुछ और फायदा ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें एनवायरनमेंट से एक्सटर्नली मिल सकते हैं क्योंकि हम बीमार हैं, फिजिकली अनवेल हैं। जैसे आमतौर पर क्या होता है, सेकेंडरी गेन्स आसानी से देखे जा सकते हैं कि बीमार हैं तो भाई काम से छुट्टी मिल जाएगी, हमारे को सैलरी भी मिलती रहेगी, वो भी नहीं कटेगी अगर ऐसी जॉब है तो, और साथ साथ हम घर पे छुट्टी करके आराम से रहेंगे, फ़ायदा ले लेंगे। घर पे जो बाकी के लोग हैं बीमार हैं तो सारे के सारे लोग केयर करने के लिए आसपास आएंगे, इंपॉर्टेंट फील होगा, स्पेशल फील होगा, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, कोई हमारे को कुछ बोलेगा नहीं, किसी तरीके का प्रेशर फील नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा। तो बहुत सारे काम जो हमें दुनियादारी में, स्ट्रेसफुल लाइफ में जिम्मेदारियों के साथ करने पड़ते थे, अब उनसे छुट्टी मिल जाएगी। अब आराम से बिना किसी जिम्मेदारी के आराम से बिस्तर पे पड़े रहो और बीमारी में फ़ायदा लो। जब तक बीमार है इंसान, साइकाइट्रिक बीमारी है या कोई फिजिकल बीमारी है, तो हमें ये फ़ायदे अपने आप मिल जाते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे सेकेंडरी गेन। अब अगर कोई व्यक्ति को ये सेकेंडरी गेन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है, पर ये भी अनकॉन्शियसली होता है। मतलब पर्सन के लिए बीमार का एक आइडेंटिटी को अपना लेना, बीमार का एक रोल अपना लेना, मतलब एक सिक रोल, सिक मतलब सिकनेस, बीमारी, एक सिकनेस का रोल अपना लेना कि भाई इस घर में एक बंदा है जो बीमार है, मैं बीमार हूं और मैं इस बीमार के रोल में रहना चाहता हूं क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदे हो रहे हैं, हमेशा सारे के सारे लोग मुझे बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, स्पेशल फील हो रहा है, फायदे भी मिल रहे हैं, इकोनॉमिक और दूसरे स्ट्रेस वाले फायदे भी मिल रहे हैं। तो बीमारी को बनाए रखने में उस व्यक्ति का मोटिवेशन आ जाता है अनकॉन्शियसली, और उसकी जो कुछ दूसरी जरूरतें थी, जैसे मान लीजिए घर में कोई लोग थे जो अपनी दुनिया में मस्त थे, पर अब उनका अटेंशन आ गया, तो फायदा हुआ ना, अंदर से इमोशनली किसी के केयर की, प्यार की जरूरत थी, अब वो प्यार मिलने लगा। दूसरे लोग भी थोड़ी दया कर देते हैं, सिंपैथी दे देते हैं। तो वैसे तो छुट्टी मांगने जाते थे तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि भाई छुट्टी लोगे, ये करोगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वर्कलोड होगा, ये होगा, वो होगा, 10 तरीके के एक्सक्यूजेस बनाने पड़ते थे। अब बीमारी के बहाने छुट्टी भी मिल गई। तो बड़े सारे काम जो हम चाहते थे अपनी रियल लाइफ में, जो नहीं हो पा रहे थे, वो हमारे पूरे होने लगते हैं। तो होता क्या है कि अनकॉन्शियसली पेशेंट जो है, पर्सन जो है, वो इस सिक रोल में कन्वीनियंट फील करता है। अब आते हैं हम एडिक्शन वाले एग्जाम्पल पर, कि वो जो व्यक्ति जिसको एडिक्शन हो गया है, अब उसे पता है कि जब तक वो एडिक्ट रहेगा, वैसे तो उसकी बीवी उसका घर छोड़ने में तैयार हो चुकी थी कि भाई मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी, ये इसका अफेयर था, या वो किसी तरह से लापरवाह हो जाएगी, ध्यान ही नहीं देगी, पर अब उसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा वाइफ का, क्योंकि अब लगेगा कि ये बंदा, ये आदमी जो है, हस्बैंड है, ये एडिक्ट हो गया है। तो उसका एडिक्शन का ट्रीटमेंट कराने के लिए वो वाइफ उसके लिए अवेलेबल रहेगी, वो वाइफ उसकी केयर करेगी, उसको जगह जगह डॉक्टर्स के पास लेकर जाएगी, उसके ऊपर वो सवाल नहीं खड़े करेगी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के थे, क्योंकि अब उसे पता है कि ये तो एडिक्ट हो गया है। हालांकि वो आदमी कहेगा कि मैं खुद को सजा दे रहा हूं ये करके, मेरा अब जीने का कोई मन नहीं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, वो बस ऊपर ऊपर से गलतियां मानेगा, रियलिटी नहीं बताएगा, वो फेस नहीं कर पा रहा है, वो कन्फेस नहीं कर पा रहा है, एक्चुअल पूरी डिटेल्स ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं दे सकता वो। तो इस गिल्ट को कवर अप करने के लिए वो पिएगा, वो अपने कहेगा मेरे को स्ट्रेस दूर करना है, मैं बहुत तनाव में हूं, तुम मुझे बहुत तनाव देती हो, तुम तो एक ही बात के पीछे पड़ी रहती हो, कह दिया हाँ ठीक है होगी गलती, अब क्यों पीछे पड़ी रहती हो, छोड़ दिया मैंने उसे, मैं नहीं जा रहा, ये है वो है। कुछ ना कुछ लड़ाइयों में वो क्या करता है, बात तो बोल देगा कि हाँ ठीक है मैं भूल गया हूँ, भूल जाओ उसको, भूल जाओ, बट अंदर अंदर वो उस गिल्ट को कैरी कर रहा है, तो वो शराब पीता रहेगा। साथ ही साथ अब उसे पता है कि वो बीवी जो है वो छोड़ के तो जा नहीं रही। एक तरीका है कि वो उसकी केयर करती रहेगी जब तक कि ये शराब पीता रहे, तो वो शराब पीना नहीं छोड़ता क्योंकि उसको वाइफ का केयर मिल रहा है। अनकॉन्शियसली उसको अच्छा लगता है कि कम से कम किसी तरह से तो मामला निपटा, किसी तरीके से तो ऊपर ऊपर से ही सही, कम से कम अब वाइफ के लिए इशू तो नहीं रहा। और ऐसे में कई लोग लाइफ टाइम तक ये बीमारियां पाल लेते हैं, एडिक्शन पाल लेते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी दिखाई दे ना, तो लोग अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि इस मैरिज को बचाने के लिए अब उस आदमी के पास एक ही तरीका है, शराब पीते रहो। इससे परिवार भी बना रहेगा, बीवी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देगी उस इशू पर,
पास्ट की चीज़ें भूल जाएगी और प्रेजेंट में कोई बड़ा इशू जब आ जाएगा ना एडिक्शन का, भाई ट्रीटमेंट लेना है, शराब पीनी छोड़नी है, लाइफ को थोड़ा सा बेटर तरीके से स्ट्रक्चर करना है, आदतें छोड़नी है, एक नया इशू लाइफ में बन जाएगा। वो नया इशू जो है ना लाइफ में जो बन गया है, वो एक्चुअल जो प्रॉब्लम थी जिससे उसको गिल्ट आ रहा था उससे ध्यान हट जाएगा, ध्यान बढ़ जाएगा और एक केयर लव हस्बैंड वाइफ में बना रहेगा। तो पहले जो सच्चाई के आधार पर ऑनेस्टी के बेसिस पे जो रिलेशन बनी हुई थी, उस रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ गया। अब फिर से एक नए तरीके से वही लव केयर और सच्चाई के आधार पर जो रिलेशन बनाना है उसका एक ही तरीका है कि एक एडिक्ट का रोल अपनाए रहो, अपने को बीमार, परेशान, मजबूर, हेल्पलेस दिखाते रहो। जितना वो व्यक्ति इस स्टेट ऑफ माइंड में बना रहेगा उतने टाइम तक ये रिश्ता चलता रहेगा, शादी बनी रहेगी, बच्चे भी खुश, वाइफ भी खुश, परिवार चल रहा है। जैसे तैसे स्ट्रेस लेकर, अपने मन पे परेशानी लेकर, खुद को परेशान, तंग, दुखी करके वो बंदा किसी तरह से ये रिश्ता बनाए रखेगा, शादी बनी रहेगी। तो इस तरह से सेकेंडरी गेन्स जो होते हैं वो हमारी उस बीमारी, उस लक्षण को बनाए रखने का काम करते हैं। तो प्राइमरी गेन आया जिस वजह से बीमारी डेवलप हुई, क्योंकि रियल लाइफ में कोई इशू था, कोई गलती थी, कोई गिल्ट था, एडिक्शन डेवलप हुआ, एडिक्शन की वजह से प्राइमरी गेन मिला, उस चीज को भूलने में हेल्प होती है। सेकेंडरी गेन की अब चलाते रहो और जो अधूरी चीजें रह गई हैं, अधूरी जरूरतें, अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो प्यार, लगाव, ऑनेस्टी चाहिए वो भी बनी रह जाएगी। पर टेढ़े रास्ते से, उल्टे रास्ते से ये चीजें अचीव हो रही हैं। ये जो अच्छी रिलेशन है, सो कॉल्ड अच्छी रिलेशन है, ये सिर्फ इसीलिए बनी हुई है क्योंकि एक टेढ़े रास्ते से एक जरिया मिल गया, एक बहाना मिल गया कि किसी तरीके से पुरानी गलतियां, इश्यूज को भूलो और बीमारी के बहाने अब रिश्ते बनाए रखो, अपनी जरूरतें पूरी करते रहो। मतलब कहीं ना कहीं ये जो अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं, ये अनकॉन्शियस नीड्स को पूरा करने के लिए होते हैं। रियल लाइफ में जो नीड्स पूरी नहीं हो रही, जो कि बेसिकली सिर्फ रिलेशनशिप नीड्स होती हैं, घर में कोई ध्यान नहीं देता, परवाह नहीं करता, तो सिक रोल अपनाने में कन्वीनियंट लगता है। घर में किसी तरीके की लड़ाइयाँ हैं, कलेश हैं, तो सिक रोल हेल्प करता है। अब आप आमतौर पे ऐसा देख सकते हैं अपने आसपास कि घर में जब कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं, मान लो मम्मी पापा की बन नहीं रही, किसी तरीके से घर के अंदर कोई इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पर घर में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अचानक से कुछ टाइम के लिए सारे के सारे जो इश्यूज होते हैं उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, इतना ज़रूरी नहीं लगता, इंपॉर्टेंट नहीं लगता, उसको प्रायोरिटी नहीं देते लोग, क्योंकि लगता है भाई ये बीमारी हो गई है, अब इसको सॉल्व करो, अब ये जो बीमारी हो गई है इस पर ध्यान दो, इस व्यक्ति को ध्यान दो, इसको हमारी ज़रूरत है। तो सारे के सारे लोगों का एक नया इशू मिल जाता है, साथ ही साथ ध्यान बढ़ जाता है और उस व्यक्ति की जो हेल्थ है और उसकी जो बीमारी है उस पर फोकस करने की वजह से बहुत से इश्यूज, बहुत से बिगड़े हुए कड़वाहट जो है रिश्तों की, वो वैसे भी रिजॉल्व हो जाती है। तो किसी व्यक्ति का परिवार में बीमार होना और उस बीमारी की वजह से बाकी लोगों का उसके प्रति कंसर्न आना, चिंता होना, ये पूरे फैमिली स्ट्रक्चर में, रिलेशनशिप्स में सुधार का काम करती है। तो हम ये कहेंगे कि बीमार होने का एक नेचुरली अपने आप एक फायदा मिलता है व्यक्ति को और उसके परिवार को और उसके आपस के रिश्तों को। इसी आइडिया के बेसिस पर ये प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है, क्योंकि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम सब ये जानते हैं कि बीमारी की सिग्निफिकेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो अनकॉन्शियसली या तो बीमारी के लक्षण डेवलप कर लेना या फिर अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली सेकेंडरी गेन्स लेते रहना। कुछ लोग सेकेंडरी गेन्स कॉन्शियसली लेते हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, कॉन्शियसली फायदा ले रहे हैं, और कुछ लोग क्योंकि फंसे हुए हैं इसलिए सेकेंडरी गेन्स आसान तरीका है, चलाते रहो, रिश्ते बनाते रहो, किसी तरीके से चलता रहेगा और बीमारी के बहाने अपना फायदा भी होता रहेगा। पर इससे प्रॉब्लम आती है जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सेकेंडरी लॉसेस होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी लॉस कि बीमार हुए, उससे थोड़ी हेल्थ कमजोर हो गई, किसी वजह से काम धंधे पे हमारा जो है ध्यान नहीं गया, जॉब छूट गई, कुछ हो गया, कुछ भी वजह हो सकती है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी लॉसेस। सेकेंडरी लॉसेस हैं वो लॉसेस जो कि हमें इस बीमार बने रहने की वजह से हो रहे हैं। जैसे अल्कोहलिक बने रहने की वजह से हेल्थ कमजोर हो रही है, अल्कोहलिक बने रहने की वजह से काम में, वर्क में, बिजनेस में, जॉब में प्रोडक्टिविटी नहीं बन पा रही है, पूरा काम के प्रति व्यक्ति एफिशिएंट नहीं रह पा रहा है, डेडिकेटेड नहीं रह पा रहा है, लाइफ को पूरा एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। तो ये जो सारे लॉसेज हैं ये सेकेंडरी लॉसेज हैं। तो सेकेंडरी गेन्स बनाए रखने के लिए सेकेंडरी लॉसेज व्यक्ति फेस करता है, कीमत चुकाता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर एक आसान सॉल्यूशन भी मिल जाए
तो भी वो उसके लिए राजी नहीं होता कि एडिक्शन ठीक हो जाएगी अगर दवा ले लो, रिहेबिलिटेशन करा लो। क्यों होता है ऐसा कि एडिक्शन का ट्रीटमेंट मतलब डी एडिक्शन, भले ही वो रिहेबिलिटेशन हो, काउंसलिंग हो या मेडिसिन हो, वो काम नहीं करती बहुत से लोगों पर। क्यों ऐसा कहते हैं कि अक्सर जो लोग एडिक्ट होते हैं वो लाइफ टाइम एडिक्ट बनते रहते हैं, वो कभी ना कभी दोबारा से अल्कोहल लेने की क्योंकि आदत नहीं छोड़ते, वो दोबारा से अल्कोहलिक हो जाते हैं। मेडिकल एक्सप्लेनेशन तो यही है कि भाई ब्रेन के अंदर जो हमारा केमिकल चेंज हो जाता है, ब्रेन को हमेशा नीड होती है उस केमिकल की, और ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, न्यूरॉन्स चेंज हो जाते हैं। या सिंपल कि व्यक्ति को प्लेजर आता है उससे तो वो उस प्लेजर को छोड़ नहीं सकता, या उसके दोस्तों की या उसके आसपास के लोगों की कंपनी बिगड़ी होती है इस वजह से लेता है। पर यह भी एक कारण होता है कि उसको अपने स्ट्रेसेस से डील करने का एक हेल्दी तरीका नहीं आता, जिस वजह से वो हमेशा एक प्राइमरी गेन की तरह एडिक्शन की तरफ जाता है। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, गिल्ट हुआ, परेशानी हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एडिक्शन की तरफ चल पड़ो। तो प्राइमरी गेन्स की वजह से ही अक्सर लोगों का एडिक्शन दूर नहीं हो पाता। तो ये मैं एक एडिक्शन के एग्जाम्पल की मदद से आपको ये सारा चीज समझा रहा हूं कि आप समझें कि किस तरह से प्राइमरी गेन्स हमारी लाइफ में वर्क करते हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अपने परिवार के लोगों का लव और केयर पूरी तरह से अनकंडीशनली लेने के लिए एक व्यक्ति बीमार होने की, फिजिकल लक्षण दिखाने की एक कंडीशन में अपने को ले आता है, सिक रोल अपना लेता है, एक बीमार का एक आइडेंटिटी अपना लेता है, क्योंकि उस बीमार की आइडेंटिटी बने रहने से सारे घर का अटेंशन, केयर, लव मिलेगा। और बनाए रखो तो अंदर से ये लगेगा कि हाँ, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं स्पेशल हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में बहुत बड़ी जगह है। अपने को इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए, सेल्फ एस्टीम का बूस्ट करने के लिए अक्सर लोग सोमैटिक सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं। इस पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसी और दिन किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब मैं सोमैटिक सिम्टम्स पर पूरी एक वीडियो की सीरीज बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, इस प्रॉब्लम को समझना और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है इसको जानना, ताकि हम समझ पाए कि इसका इलाज क्या होगा। तो प्राइमरी गेन और सेकेंडरी गेन्स के नजर से अगर देखा जाए तो ये एक अनहेल्दी तरीका है जिससे कि हम बीमारी से डील कर रहे हैं। इनफैक्ट बीमारी हमने खुद ही पैदा की है और खुद ही उसको पाल रहे हैं। ये एक कड़वा सच है मेंटल इलनेसेस का। बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे ही बनी रहती हैं और ऐसे ही बनती हैं। तो सीधे तौर पे क्या तरीका है कि भाई जो इच्छाएं हैं ना उसको एक्सप्रेस करो, उसको सीधे तौर पे बोल पाओ, अपने अंदर जिसे कहते हैं गट्स लाओ, करेज लाओ, जिससे कि अपनी रियल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर पाओ, उसको फेस कर पाओ, गिल्ट दूर कर पाओ, ताकि इस उलझन में ना फंसे रहो कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता। एक ईगो होती है, गलती नहीं स्वीकारनी, मेरी गलती नहीं है, तो उससे बचने की कोशिश करेंगे और प्राइमरी गेन में उलझ जाएंगे। तो अपनी गलती ना स्वीकार पाना, सच का सामना ना कर पाना, गट्स या करेज ना होना, रिलेशनशिप में सही स्टैंड ना ले पाना। फैमिलीज में जब लोग रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं ले पाते, सास बहू की लड़ाई हो रही है और बीच में जो पति है, बेटा है, वो पिस रहा है, तो वो ना सास के अगेंस्ट हो पाता है, मतलब अपनी मदर के अगेंस्ट हो पाता है, ना वो बीवी के अगेंस्ट हो पाता है। तो वो क्या करता है, बीच में से निकलने की कोशिश करता है, इधर भी खुश रखो, उधर भी खुश रखो, और कुछ ऐसे बिहेवियर अपना लेता है। कई बार लड़के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा अल्कोहल भी ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गिल्ट लेते हैं कि मेरी वजह से है ये प्रॉब्लम्स, मैंने मम्मी को खुश नहीं रखा, मैंने अपनी बीवी को खुश नहीं रखा। गिल्ट एक तरीका होता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर पाने के, स्ट्रेस से बचने का। तो गिल्ट में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत कॉमनली देखने में आता है ये, इंडियन सिनेरियो में तो बहुत कॉमन है ये। अक्सर लड़के शादी को सक्सेसफुली ना चला पाने के कारण, क्योंकि मां में और बीवी में नहीं बनती, डिप्रेशन में चले जाते हैं या एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं या गुस्सा करने लगते हैं, कुछ ना कुछ तरीके का सिम्टम दिखाने लगते हैं। तो ये सब प्राइमरी गेन्स हैं। और फिर जब डिप्रेशन में होता है तो मदर का और वाइफ का दोनों का केयर मिल जाता है, और इस केयर की वजह से रिश्ते बने रहते हैं और परिवार चलता रहता है। तो लोग कई कई तरह से परिवार, रिश्ते इसीलिए बनाए हुए हैं, इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि आपस में जो समस्याएं हैं, लड़ाइयां हैं, कलेश हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। इसीलिए कई सारी मेंटल इलनेसेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का असली कारण हमारी रिश्तों में, हमारी फैमिलीज में होता है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसी अप्रोच के साथ काम करते हैं। आपको भी अगर ये समस्याएं इस तरह की हो तो अपने साइकोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि सारी जड़ यही हो। इसे हम साइको एनालिटिक थेरेपी का पार्ट मानते हैं।
अनकॉन्शियस मोटिव्स का पता करना, इसमें हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स, अपने गिल्ट को, अपने रिलेशनशिप में अपनी इनएबिलिटी को, अपने स्ट्रेस को, अपनी फीलिंग्स को, सबको असेस करते हैं और अपने अंदर करेज लाते हैं कि हम सच का सामना करें, कन्फेस करें, एक्सप्रेस करें और जो रियलिटी है, जो रियल कंसर्न है, जिसकी वजह से प्राइमरी गेन आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो रहे हैं, उसको एड्रेस कर पाए। जब तक हम उसको अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में नहीं लाएंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं, जिंदगी भर बनी रहेंगी, जिंदगी भर ये साइकोलॉजिकल इश्यूज बने रहेंगे अगर हमने प्राइमरी गेन की जड़ में जाके टारगेट नहीं किया, जो कि तभी पता चलेगा जब हम उसकी शुरुआत में जाएंगे अपनी प्रॉब्लम के और अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स को देखेंगे। तो ये रही एक ब्रीफ डिस्कशन। इस पर बहुत सी चर्चा करने को है, बहुत सी बातें डिस्कस हो सकती हैं। फिर से कभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स, केसेस की मदद से ये कॉन्सेप्ट्स और ये इश्यूज समझाऊंगा ताकि आपको मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज, प्रॉब्लम्स के बारे में और डिटेल्ड और इन डेप्थ जानकारी मिल सके। आप समझें कि मानसिक बीमारियों के कारण किस किस तरह के होते हैं और खासकर एज अ साइकोलॉजिस्ट हमें रोज अपनी प्रैक्टिस में इन साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ पेशेंट्स की फैमिलीज में एक्सप्लोर करना पड़ता है, उनसे डील करना पड़ता है और जब तक हम ये सब चीज़ें कई बार एक्सप्लोर नहीं कर लेते, ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं सारी जड़ें यहीं की यहीं होती हैं। तो सिर्फ केमिकल चेंज कर दिया, सिर्फ बिलीफ चेंज कर दिए, जिस सीबीटी में बिलीफ चेंज हो गए, नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ें हमारी फैमिली, हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। तो ये डिस्कशन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये सारी जानकारी से आपको लाभ होगा, फायदा होगा और आप अपने इलाज के लिए सही दिशा ढूंढ पाएंगे और नई इंसाइट और नई जानकारी और आपका मन, आपके विचार खोलेगी, नए आइडियाज मिलेंगे, नई अप्रोच मिलेगी ताकि आप बेहतर तरीके से अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ पाएं और साइकोलॉजिकल कंसर्न्स को समझ पाएं कि कैसे हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंड काम करता है मेंटल डिसऑर्डर्स में या किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में। तो ये वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इश्यूज के बारे में इन डेप्थ, डिटेल्ड और नए तरीके के आइडियाज़ पर जानकारी के लिए आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।